डियर स्टूडेंट्स, कल हमने जीनियस विद्यार्थी चैनल पर RSCIT कंप्यूटर ज्ञान के बारे में चर्चा की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का जीनियस विद्यार्थी चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का अपार सहयोग मिलता रहे और आप सभी घर बैठ कर के होम पर ही अपनी एजुकेशन लेवें, ताकि इस कोरोना इम्पैक्ट को हम मात दे सकें और कोरोना योद्धाओं का सहयोग कर सकें। कल का लेक्चर जो था वो हम सुपर कंप्यूटर तक पढ़ चुके थे। इसी क्रम में चैप्टर 1 कंप्यूटर का परिचय का सेकंड लेक्चर आपके सामने है, जहाँ से हमें पढ़ना है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो पिछले लेक्चर को जोड़ते हुए मैं आपको पूछना चाहूँगा कि कल मैंने एक सुपर कंप्यूटर का नाम बताया था, जो वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर था उसका क्या नाम था, बताएंगे आप लोग? CDC 6600 कल हमने बताया था। और ये जो इतने भी सुपर कंप्यूटर आपको दिख रहे हैं तीनों, IBM, सिक्योडा, फिजुशिया और परम, ये अमेरिका, जापान और भारत के हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर की। जो कंप्यूटर का 4 प्रकार हमने कल देखे थे, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी महंगे होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? महंगे होते हैं। और इनका उपयोग सरकारी संस्थाओं यानी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी व्यावसायिक फर्म यानी जो बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाएं होती है, बड़े बड़े व्यावसायिक फैक्ट्रीज़ वगैरह होती है में, या बिज़नेस ऑपरेशन के लिए किया जाता है, या बिज़नेस के अंदर जो बड़े बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर बड़े कमरे में रखे जाते हैं। ये कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत बड़े कमरे में रखे जाते हैं, क्योंकि ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर की तरह मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आकार में बड़े होते हैं। ये कंप्यूटर बड़े कमरे में रखे जाते हैं, जहाँ उचित शीतलन, प्रॉपर कूलिंग एवं अन्य दूसरी सुविधाएं उपलब्ध होती है। यानी जिस कमरे में रखे जाते हैं वहाँ पर आपको उचित शीतलन का मतलब है कि वहाँ पर कूलिंग होनी चाहिए, वहाँ कमरा ठंडा होना चाहिए, क्योंकि ये हीट बहुत ज़्यादा देते हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध डेटा, ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में लार्ज वॉल्यूम डेटा जो होता है उसको बहुत तेज हाई स्पीड से प्रोसेस कर सकते हैं। विशाल व्यावसायिक बैंक, जो बड़े बड़े बैंक होते हैं, शिक्षण संस्थाएं बड़ी बड़ी, इंश्योरेंस कंपनियां और उनके ग्राहकों के डेटा को रखने के लिए हम किस कंप्यूटर का उपयोग करते हैं बच्चों? मेन फ्रेम कंप्यूटर का। तो आगे हम देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर का ये डायग्राम ऐसा होता है। ये पूरे कमरे के अंदर रखे होते हैं और आप इस डायग्राम को पहचान लें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी डायग्राम देख करके आपको बताना पड़े तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। कुछ पॉपुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम मैं आपको बताता हूँ। फिजुशिया ICL VME और हिटाचीज Z800, ये 2 मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम हैं। तो आपने क्या सीखा मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। आइए जानते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के बारे में। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स काफी महंगे होते हैं और इनका इस्तेमाल सरकारी संस्थाओं और लार्ज बिजनेस फर्म्स में या बिजनेस ऑपरेशन के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर बड़े कमरे में रखे जाते हैं, जहां उचित शीतलन यानी प्रॉपर कूलिंग एवं अन्य दूसरी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में लार्ज वॉल्यूम डेटा को बहुत तेज गति से प्रोसेस कर सकते हैं। विशाल व्यावसायिक बैंक, शिक्षण संस्थान और इंश्योरेंस कंपनीज में उनके ग्राहकों के डेटा को रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। कुछ पॉपुलर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं Fujitsu's ICL VME और Hitachi's Z800। आइए चलते हैं अगले कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मिनी कंप्यूटर क्या है? अब देखो, नाम से स्पष्ट है, मिनी। मिनी यानी छोटा। तो प्राय छोटे व्यापार जो होते हैं उनमें हम जो कंप्यूटर उपयोग लिए जाते हैं उन्हें हम मिनी कंप्यूटर कहते हैं। हालांकि ये सुपर कंप्यूटर एवं मेन फ्रेम कंप्यूटर के समान शक्तिशाली नहीं होते हैं,
देखो सुपर कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली होता है क्योंकि उसमें वेपन्स के वैज्ञानिकों के लिए और बड़े बड़े जितने भी भूकंप के लिए, मौसम की भविष्यवाणी के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता था। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े बड़े व्यवसायों के लिए प्रयोग किया जाता था। लेकिन ये जो मिनी कंप्यूटर है ये उतने शक्तिशाली नहीं होते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? बहुत अच्छा समझ में आएगा, आप पूरा मन लगा के, और अगर आवाज़ कम आ रही है तो ईयरफोन लगा के सीखें। लेकिन फिर भी ये शक्तिशाली पावरफुल मशीनों की गिनती में आते हैं। फिर भी जो मिनी कंप्यूटर है वो किसकी गिनती में आते हैं? शक्तिशाली यानी पावरफुल मशीनों की गिनती में आते हैं। इनका उपयोग बड़ी या मध्यम वर्ग की कंपनियां, इनका जो उपयोग करते हैं हम या तो बड़ी बड़ी कंपनियों में या मीडियम साइज जो मध्यम वर्ग की कंपनियां हैं, मिडिल रेंज की जो कंपनीज़ हैं, उसके उत्पादन सदनों यानी प्रोडक्शन हाउस जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है, उनमें इन मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो परीक्षा में आपसे पूछ ले कि मिनी कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको बताना है कि बड़ी और मध्यम वर्ग की कंपनियों के प्रोडक्शन हाउस में उत्पादन में किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें। ये कंप्यूटर्स एकल उपयोगकर्ता और बहु उपयोगकर्ता की, यानी एकल उपयोगकर्ता का मतलब है कि सिंगल आदमी भी इनको यूज़ कर सकता है और एक से अधिक आदमी भी इनको यूज़ कर सकते हैं। इस अवधारणा पर ये कार्य करते हैं। कुछ मिनी कंप्यूटर के उदाहरण निम्नलिखित हैं। क्या क्या उदाहरण देखिए? K202, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990, SDS-92। तो ये इसके एग्जाम्पल थे। तो अभी हमने क्या सीखा बच्चों? मिनी कंप्यूटर के बारे में सीखा। आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, और आपको और विस्तार से समझने के लिए अपनी जो कंप्यूटर की आपकी RSCAT की बुक होगी, उस बुक में आप विस्तार से और देख सकते हैं। मिनी कंप्यूटर्स। बच्चों आइए पढ़ते हैं मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। मिनी कंप्यूटर्स प्राय छोटे व्यापार में उपयोग में लिए जाते हैं। हालांकि ये सुपर कंप्यूटर एवं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के समान शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन फिर भी ये शक्तिशाली मशीन्स की गिनती में आते हैं। इनका उपयोग बड़ी या मध्यम वर्ग की कंपनीज और प्रोडक्शन हाउसेस में किया जाता है। ये कंप्यूटर्स एकल उपयोगकर्ता और सिंगल एंड मल्टी यूजर्स की अवधारणा पर कार्य करते हैं। कुछ मिनी कंप्यूटर्स के उदाहरण निम्नलिखित हैं। K202, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट TI-990, SDS-90। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? नाम से स्पष्ट है, माइक्रो। माइक्रो मिनी से भी छोटा है। तो मिनी से भी छोटा जो कंप्यूटर है, जो लैपटॉप आप लोग जेब में रखते हो, आप लोग बैग में रखते हो, आप लोग टेबल पर रखते हो, उन कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, स्मार्टफोन जो आप लोगों के हाथ में रहता है, आपको पता ही होगा, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। तो ये माइक्रो कंप्यूटर के बारे में आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे। ये कंप्यूटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं तथा काफ़ी तेज़ गति से उभर रहे हैं। ये जो कंप्यूटर है ये बहुत तेज़ गति से अभी इस समय पर उभर रहे हैं, और इनके बिना, माइक्रो कंप्यूटर के बिना आज मानव का जीवन असंभव होता जा रहा है। आज हर व्यक्ति के पास, घर में जितने सदस्य हैं उनके पास स्मार्टफोन, टैबलेट्स, मोबाइल हाथ में आपको नज़र आ जाता है, और अगर इनके नज़र नहीं आता है तो इनको नींद भी नहीं आती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर वर्ल्ड हमारा बढ़ रहा है। हमारा देश लगातार कदम से कदम मिलाकर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और यही इंस्ट्रूमेंट्स आपके जीवन के लिए एक अहम हिस्सा बनने वाले हैं। तो इनका आप सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें, सदुपयोग करें, अच्छी एजुकेशन लेने में इनका उपयोग करें। आइए आगे पढ़ते हैं। हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको पूरा बताया। चारों बेसिक कंप्यूटर ये काफ़ी तेज़ गति से उभर रहे हैं, और ये कंप्यूटर चारों बेसिक कंप्यूटर में से सबसे सस्ते होते हैं। जो चार कंप्यूटर पढ़े आपने, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, तो माइक्रो जो है वो सबसे सस्ते होते हैं, और ये एक सामान्य प्रकार के कार्य को करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि संचार, कम्युनिकेशन, शिक्षा, एजुकेशन, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट,
एवं अन्य दूसरे उद्देश्यों को, ऑफिस कार्य को पूरा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। किनका प्रयोग किया जाता है बच्चों? माइक्रो कंप्यूटर का। त्वरित समीक्षा, हम गति को क्या बोलते हैं? स्पीड, भंडारण यानी स्टोरेज और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर कैसे वर्गीकृत करते हैं। आपने जो पढ़ा उसकी समीक्षा है ये कि आप बता सकते हैं कि हम गति, स्पीड, भंडारण और प्रदर्शन के आधार पर कंप्यूटर को कैसे वर्गीकृत करते हैं। कितने भागों में वर्गीकृत करते हैं बताइए? 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से? डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड बताया था मैंने, क्योंकि वर्गीकरण जो है वो 3 भागों में ही है, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। और जो आपने जो कंप्यूटर पढ़े हैं उनके 4 प्रकार आपने ये पढ़े हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर के 4 प्रकार आपने पढ़े हैं। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 प्रकार का है, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो ये क्लियर रखें आप लोग। पर्सनल कंप्यूटर, पीसी और सुपर कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर, पीसी और सुपर कंप्यूटर के बीच अंतर बताइए। आप बताइए कि सुपर कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर में क्या अंतर होता है। अभी आपने पढ़ा था पूरा, और जिस बच्चे ने मन लगा के पढ़ा वो इसका जवाब दे सकता है। देखो, सुपर कंप्यूटर मौसम की भविष्यवाणी और भूकंप की जानकारी, बड़े बड़े अनुसंधान वैज्ञानिकों के लिए किया जाता है। और पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग आप घर पर अपने छोटे मोटे काम कंप्लीट करने के लिए लेते हो। इसके बाद अगला प्रश्न, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलूँगा मैं इसको। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? बताइए, नाम क्या है? परम। क्या नाम है बच्चों? परम। वेरी गुड, बहुत अच्छा सीखा आपने। माइक्रो कंप्यूटर। आइए जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप, पीडीएस, टैबलेट्स और स्मार्टफोन, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। ये कंप्यूटर्स वाइडली इस्तेमाल किए जा रहे हैं तथा काफी तेज गति से उभर रहे हैं। ये कंप्यूटर्स चारों बेसिक कंप्यूटर्स में से सबसे सस्ते होते हैं। ये एक सामान्य प्रकार के कार्य को करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि संचार, शिक्षा, मनोरंजन एवं अन्य दूसरे उद्देश्यों के लिए, ऑफिस कार्य को पूरा करने के लिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे हम सीखेंगे कंप्यूटर सिस्टम के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं, बेसिक बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या लाभ हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर की विशेषता के बारे में हम बात करें तो पहली विशेषता है आपके सामने स्पीड। आज कंप्यूटर से जो आप स्पीड ला सकते हो वो आप अपने हाथ से जो वर्क करते हो उसमें स्पीड नहीं आ सकती है। तो कंप्यूटर बहुत ही उच्च गति, हाई स्पीड पर डेटा का प्रोसेस करता है। यानी कंप्यूटर जो है वो बहुत ही उच्च गति पर डेटा को प्रोसेस करता है स्पीड से। कंप्यूटर डेटा की एक बड़ी मात्रा, हंग अमाउंट ऑफ डाटा को संसाधित प्रोसेस करने के लिए केवल कुछ ही सेकंड लेता है। अर्थात लाखों निर्देशों को, लाखों कमांड्स को सैकड़ों में प्रोसेस संसाधित किया जा सकता है। ये स्पीड के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे शुद्धता, एक्यूरेसी। शुद्धता, तो कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल शुद्ध परिणाम देता है। कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणाम, प्रोडक्ट रिजल्ट पूर्ण रूप से सही होते हैं यदि कंप्यूटर में सही डेटा दर्ज किया गया है। अगर आपने लिखने वाले ने गलत लिखा है तो वो कंप्यूटर की गलती नहीं है। कंप्यूटर जो भी देगा वो हमेशा शुद्ध ही देगा। अगर आपने गलत लिखा तो वो आपको गलत ही दिखाएगा। तो प्राप्त परिणाम एकदम सटीक होगा। कंप्यूटर जो है वो GIGO, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, GIGO, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप क्या बताएंगे? गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो आप डालोगे वही उसमें से बाहर निकलेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता जा रहा हूँ वो अपनी कॉपी में आप नोटबुक में नोट करते जाएं ताकि आपको परीक्षा की दृष्टिकोण से आपको ये चीज़ें सार्थक हो सके। आइए आगे शुरू करते हैं। स्पीड हो गया, शुद्धता हो गया,
उच्च संचयन क्षमता। उच्च संचयन क्षमता का मतलब क्या है? यानी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, यानी आप कंप्यूटर के अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो, सेव कर सकते हो, उसको बोलते हैं उच्च संचयन क्षमता। तो कंप्यूटर की मेमोरी बहुत अधिक लार्ज मेमोरी होती है और बड़ी मात्रा में डाटा को कॉम्पैक्ट मैनर से स्टोर कर सकते हैं। कोई भी जानकारी या डेटा कंप्यूटर में एक लंबे समय तक के लिए स्टोर रहता है और इस सुविधा के साथ पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। यानी एक डेटा को एक बार इसमें स्टोर कर सकते हैं और दूसरी बार स्टोर करते ही ये हमें वापस कमांड दे देता है कि आप एक ही डेटा को 2 बार स्टोर कर रहे हैं, तो आप लोग एक पुनरावृत्ति से बच सकते हैं, यानी एक डेटा को आप बार बार लिखने से भी बच सकते हैं। चौथा पॉइंट है विविधता, वर्सटिलिटी। कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्यों को करने में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि हम पत्र लिखने, राइट लेटर के लिए, पत्रक तैयार करने के लिए यानी प्रिपेयर शीट, कोई शीट तैयार करनी है। कंप्यूटर में आप संगीत सुन सकते हो, आप वस्तु सूची का प्रबंधन कर सकते हो, इन्वेंट्री रिपोर्ट बना सकते हो, अस्पताल हॉस्पिटल मैनेजमेंट प्रबंधन कर सकते हैं, बैंकिंग और कई और प्रकार के कार्य भी कर सकते हैं। ये कंप्यूटर की विविधताएं हैं। और 5वां एंड लास्ट पॉइंट है कंप्यूटर का परिश्रमशीलता। यानी कंप्यूटर जो है वो बहुत ही डिलीजेंस होता है, बहुत परिश्रमी होता है, कभी मना नहीं करता है, बार बार ये नहीं कहता है वाह बीमार होने में, बिल्कुल आपसे ये हो सकता है। तो परिश्रमशीलता के बारे में हम बात करेंगे। कंप्यूटर एक मशीन होने के नाते थकान, यानी कंप्यूटर कभी थकान महसूस नहीं करता है। एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसी एकाग्र होता है, इसके मन में बार बार दूसरे विचार नहीं आते हैं। तो एकाग्रता की कमी और बोरियत से मुक्त होता है। कंप्यूटर जिस गति से पहले निर्देश को संसाधित करता है उसी गति से आखिरी निर्देश को भी संसाधित करने में सक्षम, कैपेबल होता है। यानी कंप्यूटर जो पहले डेटा को जिस गति से वो प्रोसेस करता है उसी से आखिरी निर्देश को भी प्रोसेस कर सकता है। तो आपने 5 पॉइंट पढ़े। बेक, स्पीड, शुद्धता, उच्च संचयन क्षमता, विविधता और परिश्रमशीलता, ये थे कंप्यूटर की विशेषताएं। तो परीक्षा में प्रश्न कैसे बनता है? परीक्षा में प्रश्न ऐसे बनता है कि कंप्यूटर की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये 5 विशेषताएं हैं, लेकिन कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। बताएंगे आप कौन सी विशेषता नहीं है? कंप्यूटर में सोचने की विशेषता नहीं है। कंप्यूटर कोई भी चीज़ सोच करके वो खुद काम नहीं कर सकता है, तो ये ध्यान रखें। आइए अगला टॉपिक है लिमिटेशन। कंप्यूटर की लिमिटेशन होती है। कंप्यूटर एक मूक डंब मशीन है, यानी मूक का मतलब डंब यानी बोलती नहीं है, और वह स्वयं कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर खुद कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है एवं दिए हुए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए इंफॉर्मेशन या सिग्नल रूप में आउटपुट देता है। यानी कंप्यूटर के अंदर जो आप दिशा निर्देश दोगे उसको हम कहते हैं इनपुट, और जो कंप्यूटर आपको सिग्नल देता है उसे हम क्या कहेंगे? आउटपुट। एक प्रत्याशित स्थिति में कंप्यूटर अपने आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। यानी कंप्यूटर कभी भी खुद निर्णय नहीं लेता है। जो निर्णय लेना है आपको लेना है। कंप्यूटर जैसा आप बताओगे वैसा काम करता जाएगा। निर्देशों के क्रम को कंप्यूटर स्वयं नहीं बदल सकता है, यानी जो निर्देश होते हैं उनके क्रम को भी कंप्यूटर खुद नहीं बदल सकता है। कंप्यूटर का IQ इंटेलिजेंसी कोशेंट नहीं होता है, यानी मैंने अभी बताया था कंप्यूटर में क्या नहीं होता है, तो कंप्यूटर में IQ नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि कंप्यूटर में इंटेलिजेंसी कोशेंट IQ नहीं होता है। तो ये आपने इसकी कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ी, कंप्यूटर के लाभ पढ़े कि क्या क्या लाभ है, क्या क्या विशेषताएं हैं। कंप्यूटर सिस्टम की विशेषताएं। गति, स्पीड। कंप्यूटर बहुत ही उच्च गति पर डेटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर डेटा की एक बड़ी मात्रा को संसाधित
यानी प्रोसेस करने के लिए केवल कुछ ही सेकंड लेता है, अर्थात लाखों निर्देशों को मात्र कुछ सेकंड में संसाधित किया जा सकता है। शुद्धता, एक्यूरेसी। एक कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणाम पूर्ण रूप से सही होते हैं। यदि कंप्यूटर में सही डेटा दर्ज किया गया है तो प्राप्त परिणाम एकदम सटीक होगा। कंप्यूटर गीगो यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर काम करता है। उच्च संचयन क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ही विशाल होती है और एक बहुत ही कॉम्पैक्ट ढंग से डेटा को एक बड़ी मात्रा में स्टोर कर सकता है। कोई भी जानकारी या डेटा कंप्यूटर में एक लंबे समय तक के लिए स्टोर रहता है। इस सुविधा के साथ पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। विविधता। कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्यों को करने में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि पत्र लिखने, शीट तैयार करने, संगीत सुनने, वस्तु सूची के प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन, बैंकिंग और कई और प्रकार के कार्य कर सकते हैं। परिश्रमशीलता, डिलीजेंस। एक मशीन होने के नाते एक कंप्यूटर थकान, एकाग्रता की कमी और बोरियत से मुक्त होता है। कंप्यूटर जिस गति से पहले निर्देश को संसाधित करता है, उसी गति से आखिरी निर्देश को संसाधित करने में सक्षम होता है। परंतु कंप्यूटर सिस्टम की कुछ सीमा यानी लिमिटेशंस भी होती हैं। कंप्यूटर स्वयं कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को ग्रहण करने की क्षमता रखता है एवं दिए हुए दिशा निर्देशों की पालना करते हुए इंफॉर्मेशन या सिग्नल के रूप में आउटपुट देता है। एक अप्रत्याशित स्थिति में कंप्यूटर अपने दम पर कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। निर्देशों के क्रम को कंप्यूटर द्वारा नहीं बदला जा सकता है। कंप्यूटर का कोई आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चंट नहीं होता है। इसी क्रम में आइए आगे बढ़ते हैं हम हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हम चर्चा करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। तो बताइए मुझे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। तो हार्डवेयर हम उससे कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, वो हार्डवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर जो होते हैं जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जिसे हम केवल देख सकते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर कोई या आपके मोबाइल के अंदर कोई डेटा आप देखते हैं तो वो सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो मोबाइल आपके हाथ में है वो हार्डवेयर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम कंप्यूटर की मदद से विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। कंप्यूटर से आप सारे काम संपन्न कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कर सकते हो। असल में सभी प्रक्रियाएं, प्रोसेस सॉफ्टवेयर की मदद से किए जाते हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर जितने भी आप कार्य करते हो वो सारे कार्य किसकी मदद से होते हैं? सॉफ्टवेयर की मदद से। जो काम आप करते हो कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस में संग्रहित हो जाती है। और जो एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस जिसको अपन हार्ड डिस्क बोलते हैं, उसके अंदर ये सारे सॉफ्टवेयर संग्रहित हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक और नाम है। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोग्राम का एक और नाम है। जितने अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं उन सभी प्रोग्रामों को मिलाकर जो एक प्रोग्राम बनाते हैं अपन, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इंपॉर्टेंट चीज़ें। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का संग्रह है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों का संग्रह है जो एक विशेष प्रयोजन पर्पज के लिए लिया गया है। यानी विशेष प्रयोजन के लिए, जैसे आप फ़ोटोज़ बनाते हो तो फ़ोटोशॉप का प्रयोग करते हो, जैसे आप कोई लेटर बनाते हो तो आप वर्ड का प्रयोग करते हो। इसी प्रकार आप लोग जो भी कार्य करते हो तो अलग अलग इसके सॉफ्टवेयर, एडिट करने के लिए एडिटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हो। तो ये सारे जो प्रयोजन हैं आपके विशेष प्रयोजन के अनुसार आप उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का काम में लेते हैं। प्रोग्राम एक निर्देशों का समूह, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। यानी प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम जितने भी निर्देश आप देते हो उन निर्देशों का समूह प्रोग्राम कहलाता है। और उस प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि किसी विशेष प्रोग्रामिंग भाषा, अब जो प्रोग्राम बनते हैं वो एक स्पेशल लैंग्वेज पे बनते हैं।
जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी लैंग्वेज है, मलयालम बोलते हैं तो मलयालम लैंग्वेज है, ऐसे ही कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको हम प्रोग्रामिंग भाषा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, बोला जाता है। सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार हैं। अब सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? सॉफ्टवेयर दो प्रकार के हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोनों सॉफ्टवेयरों को अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं। तो ये देखिए डायग्राम बना रखा है, बीच में सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है, नीचे की तरफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होते हैं, जैसे आप लैपटॉप खरीद के लाए हैं तो लैपटॉप के अंदर जब तक आप लोग विंडोज़ नहीं डालेंगे यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे तब तक वो किसी काम का नहीं है, वो आपके लिए एक डिब्बा है खाली। तो जो सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में ले जाते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम यूटिलिटीज़, डिवाइस ड्राइवर और ये सारे जो चारों प्रकार के होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन करते हैं। जैसे कि आपने पावर पॉइंट चलाया, आपने वर्ड चलाया, एक्सेल चलाया, तो वो सारे इन्हीं ये चारों होंगे तो उसके ऊपर ये ऊपर वाले चलेंगे, बाकी वो रन नहीं कर पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। आइए सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानकारी लेंगे। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर थे, सिस्टम और एप्लीकेशन। पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता को से सूचना का आदान प्रदान करता है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो हैं जो पहले उपयोगकर्ता, जो यूज़र है, अपन जो कंप्यूटर को उपयोग में लेते हैं वो यूज़र है, उपयोगकर्ता है, उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है। यानी सूचना को कंप्यूटर में लेता है और यूज़र को देता है, तो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है। और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और फिर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को अपनी आंतरिक संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करता है। यानी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, विंडोज़ वगैरह, विंडोज़ के अलावा अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर भी काम में लिए जाते हैं। अभी सारे सॉफ्टवेयर के नाम आएंगे, विंडोज़ है, लिनक्स है, यूनिक्स है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं कंप्यूटर को अपने आंतरिक संसाधन जो होते हैं, इंटरनल रिसोर्सेज का प्रबंधन करने में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, बल्कि कई प्रोग्रामों का एक संग्रह है। ये सिस्टम जो है ये बहुत सारे प्रोग्रामों का एक संग्रह है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम विंडोज़ बोलते हैं। सिस्टम प्रोग्राम के महत्वपूर्ण घटक निम्न हैं। सिस्टम प्रोग्राम के बहुत सारे घटक हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम OS सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम विंडोज़ वगैरह बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं और सॉफ्टवेयर संसाधनों, CPU, सॉफ्टवेयर के जितने भी संसाधन होते हैं जिन्हें जोड़ने का काम करता है, जैसे CPU, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट आदि का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए आम सेवाएं प्रदान करता है। यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता यूज़र के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके क्या करता है, उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है, कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है, तो आपको आंसर क्या देना है, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ OS, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता रहे हैं आपको। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है विंडोज़ OS। कंप्यूटर पर सबसे अधिक और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक है। आप देखते हैं जब कंप्यूटर चलाते हैं तो सबसे पहले लिखा आता है विंडोज़,
वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स ओएस भी कुछ विशेष प्रकार के एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। वे कई प्रकार के होते हैं, जैसे एम्बेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, वितरित और वास्तविक समय, रियल टाइम आदि। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम चर्चा करेंगे यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती हैं। यूटिलिटीज़ जो है वो विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं और इनको ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान की जाती हैं। यूटिलिटीज़ जैसे डिस्क फ्रेगमेंटर, अवांछनीय फाइलें को हटाने एवं डिस्क के संसाधन को पूर्ण रूप से काम में लेने के लिए उपयोग होती है। यूटिलिटीज का काम है कि डिस्क में जितने भी संसाधन है, कीबोर्ड, माउस वगैरह, उन सबको उपयोग में लेने के काम में लिया जाता है। इस सुविधा के द्वारा हम डिस्क में जो स्पेस होता है, हमारी हार्ड डिस्क में जो जगह होती है, उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो देखिए, गाड़ी जो चलती है तो बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती। इसी प्रकार कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर के प्रोग्राम को रन करने के लिए भी हम ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। और जब कंप्यूटर के जो डिवाइस है उनको चलाने के लिए ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। ये ड्राइवर क्या होते हैं? ये एक तरह के विशेष प्रोग्राम होते हैं जो अन्य इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बाकी के कंप्यूटर प्रणाली के साथ संवाद करने की अनुमति प्रदान करते हैं। यानी कंप्यूटर के साथ में अगर आपको प्रिंटर चलाना है, अगर आपको कुछ और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट है वो चलाने हैं, ड्राइवर चलाने हैं, डिवाइस चलाने हैं, तो उनके लिए उन सभी के सॉफ्टवेयर उनके अंदर होंगे और उनकी अनुमति मिलेगी तो ही डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर को अनुमति देगा, बाकी नहीं देगा। इसी के बाद आता है सर्वर की आवश्यकता तब पड़ती है जब अलग अलग यूज़र द्वारा किए गए अनुरोधों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम को रन करने की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब ये है कि सर्वर का मतलब ये है कि जब हम कहीं जयपुर से कोई डेटा यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत सारे सर्वर होते हैं जिससे एक ही डेटा सभी जगह मिल जाता है और वो सर्वर पर यूज़र की अनुमति के बिना नहीं मिलता है, तो उसे हम सर्वर कहते हैं। ये कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बता रखा है। इसके बारे में आप किताब में और चर्चा कर सकते हैं। एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में सारा फंक्शंस दे रखे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो विशेष रूप से उपयोगकर्ता के लिए तैयार किए जाते हैं और इनको एंड यूज़र प्रोग्राम, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो एंड यूज़र प्रोग्राम भी कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर में वर्ड, लिनक्स, यूनिक्स आया था, आपको पता हो तो उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते थे। लेकिन यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह आप जो भी चलाते हैं, एक्सेल, वेब ब्राउज़र वगैरह, ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कुछ प्रोग्राम्स जैसे डाटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस प्रोग्राम, वेब ब्राउज़र का मतलब है कि जो भी आप जिसमें इंटरनेट चलाते हैं, एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक्सेल आप चलाते हैं, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं की श्रेणी में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। इन प्रोग्रामों को बेसिक या स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब इनको दो प्रकार, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनको एक बेसिक और एक स्पेशल प्रोग्राम में हम इनको अलग अलग बांट सकते हैं। बेसिक एप्लीकेशंस, इन एप्लीकेशंस को व्यापक रूप से जीवन के लगभग सभी क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। बेसिक को व्यापार के अंदर, शिक्षा के अंदर, चिकित्सा के अंदर, बैंकिंग के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर बेसिक को हम काम में लेते हैं एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग आप अनेक कामों के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आपको संदेश भेजना हो, सेंड मैसेज के लिए भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है, जैसे व्हाट्सएप वगैरह, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। दस्तावेज तैयार करना, स्प्रेडशीट बनाना, डेटाबेस, ऑनलाइन शॉपिंग करना, ऑनलाइन शॉपिंग के सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की इस तरीके से तैयार किए जाते हैं जिससे उपयोगकर्ता के लिए काम करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई उपयोगकर्ता किसी भी वर्ड, MS वर्ड फाइल बनाता है तो उसे मार्जिन, लाइस स्पेशनिंग, फॉरम आदि करता है।
साइज पहले से ही सेट मिलता है जिसे वो अपने अनुसार चेंज कर सकता है। उपयोगकर्ता यूज़र डॉक्यूमेंट में रंग भरने, शीर्षक लिखने और तस्वीर आवश्यकता अनुसार उसमें जोड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर एक वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही जिसे विशेष रूप से इंटरनेट पर पाई जाने वाली इंफॉर्मेशन एवं कंटेंट खोजने के लिए तैयार किया गया है। वेब ब्राउज़र क्यों तैयार किया गया है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वेब ब्राउज़र, ये विशेष रूप से इंटरनेट पर जो अपन इंफॉर्मेशन खोजते हैं उनके लिए तैयार किया गया है। कुछ वेब ब्राउज़र के नाम इंपॉर्टेंट है, ये वेब ब्राउज़र के नाम परीक्षा में पूछा जाता है डायरेक्ट। इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो आप ई लिखा हुआ देखते हैं लैपटॉप में नीचे नीचे, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर। मोज़िला फायरबॉक्स, जो एक पृथ्वी की न्यान आग की तरीके होता है, उसको मोज़िला फायरबॉक्स बोलते हैं। गूगल क्रोम के बारे में आप जानते हैं, गोल गोल जलेबी टाइप होता है जिसमें आप इंटरनेट चलाते हैं, उसको गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र बोलते हैं। और सफारी वेब ब्राउज़र होता है। तो ये कुछ वेब ब्राउज़र के नाम दिए गए हैं, और भी वेब ब्राउज़र के नाम आपको याद रखने हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है या है, तो आपको प्रश्न पढ़ करके सही ढंग से उसका जवाब देना है। स्पेशलाइजेस एप्लीकेशन में हजारों अन्य प्रोग्राम होते हैं जो कि विशिष्ट विषयों और व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कुछ सबसे अधिक प्रोग्राम हैं ग्राफिक्स, ऑडियो वीडियो, मल्टीमीडिया, वेब लेखन, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये सारे प्रोग्राम स्पेशलाइजेशन एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। उपयोगी जानकारी आपको यहाँ दे रखी है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। त्वरित समीक्षा, यानी जो आपने पढ़ा उसकी समीक्षा भी नीचे आ रही है। कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के आपको नाम बताने हैं। बताइए कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या जो भी फोटोशॉप वगैरह जो भी है वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। वेब ब्राउज़र क्या है? तो वेब ब्राउज़र आप कोई भी सूचना को या कोई भी इंफॉर्मेशन खोजते हैं उसके लिए जो ब्राउज़र बनाया गया है या उसके लिए जो ब्राउज़र हैं इंटरनेट के सर्च करने के लिए, उसे हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। हार्डवेयर वे सॉफ्टवेयर। प्रिय बच्चों, कक्षा में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर एक सामान्य शब्द है जो कि कंप्यूटर प्रणाली के किसी भी कंपोनेंट की उपस्थिति यानी फिजिकल प्रेजेंस का वर्णन करने के लिए जिसे देखा और छुआ जा सके इस्तेमाल में लिया जाता है। इसमें कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस शामिल हैं। इस तरह से कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड, मेमोरी चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, एक्सपेंशन कार्ड, केबल, स्विच जिसे आप छूकर महसूस कर सकते हैं, ये सभी उपकरण शामिल हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स को अक्सर इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो सीपीयू का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है, उन्हें पेरिफेरल उपकरणों के रूप में संदर्भित किया जाता है। पेरिफेरल उपकरणों को आमतौर पर इनपुट, स्टोरेज या आउटपुट जैसे हार्ड डिस्क, कीबोर्ड या प्रिंटर के लिए उपयोग किया जाता है। इनपुट डिवाइस एक ऐसी हार्डवेयर डिवाइस है जो यूजर से इंफॉर्मेशन स्वीकार करती है, इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है और उसके बाद प्रोसेसर को संचारित करती है। इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य ह्यूमंस को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कराना होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हैं तो माउस पॉइंटर के द्वारा आप नेविगेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेता है और ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसको ह्यूमंस द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए, मॉनिटर यूजर के लिए प्रोसेसर के द्वारा प्रोसेस की गई इंफॉर्मेशन को विजुअल डिस्प्ले के द्वारा दिखाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर के भीतर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार कंपोनेंट है। इनमें सीपीयू, मेमोरी और मदरबोर्ड डिवाइस शामिल हैं। स्टोरेज डिवाइस एक ऐसा कंपोनेंट है जो कंप्यूटर के भीतर डेटा संग्रहित करने की अनुमति प्रदान करता है। इनमें हार्ड डिस्क ड्राइव और कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव शामिल हैं। कंपोनेंट इनपुट एग्जाम्पल ट्रैक बॉल, टच पैड, माइक्रोफोन, कीबोर्ड,
sensors, mouse, joystick, scanner, webcam. Component, processing. Example, motherboard, processor, CPU, memory. Component, output. Example, monitor, printer, headphone, speaker, touchscreen, projectors, etc.